प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें भूमंडलीकृत विश्व का बनना में सबसे पहले है आधुनिक युग से पहले, यानी इसके पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में हम जानते हैं। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। यानी आधुनिक विश्व का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में चल रहा है कम से कम 50 वर्ष पहले की, पिछले 50 साल पहले से जो हमारे सामने बातें आई हैं वर्तमान में, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया कैसे, यानी पूरे विश्व में भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया हुई, जिसमें व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, क्योंकि जब व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा तो वह एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और किस लिए जाएगा? व्यापार करने के उद्देश्य से भी जाएगा या काम करने के उद्देश्य से भी जाएगा। पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी पूरे विश्व में हमारे यहाँ के लोग हैं। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न अथवा यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो यानी उनका किसी तरह से निराकरण भी होना चाहिए। तो उन यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में से लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणुओं और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे। यानी कुल मिलाकर के हर प्रकार के बारे में 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से, पहले जो व्यापार किया जाता है वो समुद्री तटों के माध्यम से किया जाता था। वर्तमान में भी कुछ चल रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। आज पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के इलाके की जुड़ी हुई बात है। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाए जाने वाली कोणियों, जो कोणी चलती थी जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता, उसको पैसा माना जाता था या मुद्रा माना जाता था, उन कोणियों को जो समुद्र में पाई जाती थी, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये इसके बारे में है। अब ये चित्र बना हुआ है। चित्र 1 में दिया गया है एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र, गोवा संग्रहालय, 10वीं शताब्दी की बात है और गोवा के संग्रहालय में इसको रखा गया है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई जाने वाली 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। इसके माध्यम से समुद्री व्यापार का पता चलता है। ये चित्र 1 में इसके बारे में दिखाया गया है। अब इसके आगे है रेशम कार्य।
रेशम मार्ग जिसे बोलते हैं, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। क्योंकि जिस चीज़ का आविष्कार हुआ, आविष्कार होने के पश्चात फिर उसका इस्तेमाल भी किया गया। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों अथवा रेशम मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। चीनी रेशम यानी प्रसिद्ध था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीनी या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में भी थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मशीनरी निश्चय ही इस मार्ग में एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। तो ये रेशम मार्ग के बारे में गया है कि इससे कैसे दुनिया जुड़ी है, किस तरह से इसका व्यापार किया गया है और कैसे ये प्रसिद्ध थी। इसके आगे दिया गया है भोजन की यात्रा। स्पैघेत्ती और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण भी पेश करते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ भी इनका भी आदान प्रदान किया गया। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो जाते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पैघेत्ती और नूडल्स का भी उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पैघेत्ती का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा। अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। इनमें आलू, सोयाबीन जिसे बोलते हैं, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। एक खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने यानी समुद्री यात्रा की थी, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिसको वो जानता नहीं था और जहाँ पर उसको जाना भी नहीं था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह से है, यानी पूरे अमेरिकी महाद्वीप से है। दरअसल बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए थे। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत की मुहिम में चले गए। यानी आलू इतना प्रसिद्ध हो गया था, वो उनका मुख्य भोजन बन गया था। इस तरह से यानी जब किसी तरह से आलू की फसल नहीं हो पाई, ख़राब हो गई,
तो लाखों लोग भुखमरी के कारण यानी मौत के मुँह में चले गए थे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। ओके।